नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे 2020 की एक बेहद नाटकीय वास्तविक घटना पर चलते हैं। ये एक ऐसा वाकया है जो तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीतिक सत्ता के बीच की मिटती हुई लकीरों को बिल्कुल सटीक ढंग से समझाता है। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की कहानी है जिसने रुपैले पर्दे की ताकत को असल जिंदगी की एक सियासी आंधी में बदल कर रख दिया। पहला हिस्सा, दी अल्टीमेट पावर सेल्फी। जरा फरवरी 2020 के उस हैरान कर देने वाले मंजर की कल्पना कीजिए। तमिलनाडु के नेवेली कोयला खदानों में एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है और तभी अचानक इनकम टैक्स अधिकारियों का एक पूरा काफिला सेट पर आ धमकता है। बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों फैंस के सामने एक बहुत बड़े सुपरस्टार को पूछताछ के लिए उनकी वैनिटी वैन में ले जाया जाता है। इस एक घटना ने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया था। इसके बाद चेन्नई में उनके घर पर लगातार 20 घंटे तक पूछताछ चली। जी हाँ, 20 घंटे। घर का कोना कोना और सारे कागज खंगाले गए। राजनीतिक विरोधियों को शायद लगा था कि इस रेड से इस सुपरस्टार का रुतबा हमेशा के लिए कम हो जाएगा, लेकिन आधिकारिक प्रेस रिलीज में क्या निकला? कोई भी बड़ी बेहिसाब नकदी या काला धन बरामद नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब इस रेड के तुरंत बाद क्या होता है, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो डरे बिल्कुल नहीं। वापस उसी नेवेली खदान के सेट पर पहुंचे, अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़ गए और सामने खड़े विशाल जन सैलाब के साथ एक तस्वीर ली। ये तस्वीर 2020 में भारत की सबसे ज्यादा रीट्वीट की जाने वाली सेल्फी बन गई। असल में ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों को एक खामोश लेकिन बेहद कड़ा संदेश था कि जनता पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। दूसरा पड़ाव, रिजेक्शन से सुपरस्टार तक का सफर। इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। बात करते हैं जोसेफ विजय की शुरुआत की। 1973 में जन्मे विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक ईसाई फिल्म निर्देशक थे और मां शोभा एक हिंदू शास्त्रीय गायिका थीं। तो घर में शुरुआत से ही कला और अलग अलग विचारों का एक बहुत ही शानदार संगम था। शुरुआती सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने के लिए उन्हें महज 500 रुपए मिले थे। 1992 में एक लीड हीरो के तौर पर उनका डेब्यू काफी संघर्ष भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 1996 में पुणे उनाकागा नाम की फिल्म से उन्होंने एक रोमांटिक लीड के रूप में अपनी पहली बड़ी सफलता का स्वाद चखा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। 1992 में जब उनकी पहली फिल्म आई थी तो एक मशहूर मैगजीन ने बुरी तरह से उनकी आलोचना की थी। उसमें लिखा था, इस चेहरे को देखने के लिए हम पैसे क्यों दें। पूरी तरह से उन्हें खारिज कर दिया गया था। लेकिन इसी रिजेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2004 में उनकी फिल्म गिल्ली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 50 करोड़ कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ये वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तीसरा हिस्सा, बॉक्स ऑफिस पर राज। चलिए अब उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां उनका बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज स्थापित हो गया। यहां से उनका आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव इतना विशाल हो गया कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इस प्रभाव को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 200 करोड़ रुपए। ये 2024 की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उनकी अनुमानित फीस है। ये आंकड़ा उन्हें सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे महंगे और सफल अभिनेताओं की सूची में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2012 में थुप्पाकी से उन्होंने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली। फिर 2017 में मर्सल ने 250 करोड़ पार किए। 2019 में दिगिल ने 300 करोड़ और 2023 की लियो ने तो 600 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर नहीं है, ये दरअसल एक बहुत बड़े और लगातार बढ़ते हुए दर्शक वर्ग की असली ताकत है। चौथा अध्याय, सिस्टम से टकराव। अब देखिए, जब किसी के पास इतना बड़ा और समर्पित जन समर्थन हो तो सिस्टम या सत्ता से टकराव होना तो लाजमी है। ये वो वक्त था जब उनकी फिल्मों के विषय और उनकी ऑन स्क्रीन ताकत वास्तविक दुनिया के राजनीतिक दलों से सीधे तौर पर टकराने लगी थी। अगर हम तटस्थ होकर देखें तो ये हर राजनीतिक दल के साथ उनके टकराव की एक लंबी फहरिस्त है। 2013 में थलाइवा की टैगलाइन टाइम टू लीड को लेकर तत्कालीन AIADMK सरकार ने इतना दबाव बनाया कि उसे हटाना पड़ा।
2017 में मर्सिल में जीएसटी पर डायलॉग्स की वजह से बीजेपी का भारी विरोध झेलना पड़ा और 2018 की फिल्म सरकार में सरकारी मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाने के लिए एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है, व्यवस्था को इस बढ़ते कद से हलचल महसूस होने लगी थी। और ये टकराव सिर्फ राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं रहा। 2021 के एक रोल्स रॉयस एंट्री टैक्स मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिनेमा के हीरो शासक बन रहे हैं और उन्हें रियल हीरो की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि निष्पक्ष रूप से ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जब इस फैसले को चुनौती दी गई तो एक उच्च बेंच ने इन सख्त और व्यक्तिगत टिप्पणियों को अदालत के रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिया था। पांचवा और सबसे अहम हिस्सा, सिनेमा से सीधे राज्य विधानसभा तक। इन तमाम विवादों और बेहिसाब लोकप्रियता ने उस विस्फोटक क्लाइमैक्स की नींव रखी जिसे हम आज देख रहे हैं। कॉलीवुड की दुनिया से उनकी औपचारिक विदाई और 2026 के चुनावी मैदान में उनकी अभूतपूर्व एंट्री, ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले फरवरी 2024 में अपनी पार्टी तमिलचगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की शुरुआत की। उसके बाद अपनी आखिरी फिल्म जननायकन की घोषणा की और साफ कर दिया कि इसके बाद वो पूरी तरह से सिनेमा से संन्यास ले लेंगे और फिर सीधे 2026 के विधानसभा चुनाव पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। और इस मास्टर प्लान का नतीजा सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 108। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीवीके ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि सीधे 108 सीटें जीत लीं। एक ही झटके में उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। किसी भी नए राजनीतिक दल के लिए ऐसा प्रदर्शन वाकई हैरान कर देने वाला है। व्यक्तिगत तौर पर भी उनका चुनावी दबदबा देखने लायक था। उन्होंने 2 अलग-अलग सीटों पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ा और कमाल की बात यह है कि दोनों ही सीटों पर 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ उन्होंने एक तरफा और निर्णायक जीत हासिल की। लेकिन राजनीति में कहानी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। मई 2026 के हालात कुछ ऐसे बने। 6 मई को उन्होंने सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश कर दिया, लेकिन ठीक अगले दिन राज्यपाल ने उनके बहुमत के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण रोक दिया। फिलहाल राज्य में एक बेहद तनावपूर्ण संवैधानिक गतिरोध जारी है कि उनके पास असल में जादुई आंकड़ा है या नहीं। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें इस सबसे महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ी करती है। एक ऐसा इंसान जिसे कभी सिनेमा में उसके रंग रूप के लिए नकारा गया था, उसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज किया बल्कि आज वो तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है। क्या रियल हीरो से रियल नेता तक का ये अभूतपूर्व सफर हमेशा के लिए राज्य के राजनीतिक भविष्य को बदल कर रख देगा? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।